हेलो स्टूडेंट्स। हम जो नेक्स्ट एग्जांपल्स है रेफ्रैक्शन पे बेस्ड उन एग्जांपल्स की बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। रेफ्रैक्शन पे बेस्ड जो एग्जांपल है, अपीयरेंस ऑफ द सन बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट। यानी आपको ये होता है कि सन राइज होने से पहले हमें 2 मिनट्स बिफोर हमें दिखता है और सनसेट होने के बाद में भी हमें 2 मिनट बाद तक भी दिखता रहता है ना? ये क्यों होता है? ये रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। तो कैसे होता है ये अपन देखते हैं। यानी आपका टॉपिक है रिफ्रैक्शन पे बेस्ड एग्जांपल है। रिफ्रैक्शन के एग्जांपल है क्या? सन का राइज होने से पहले ही दिख जाना। एक्चुअल जो राइज होता है उससे 2 मिनट बिफोर हमें दिखता है और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक भी हमें दिखता है। ये क्यों दिखता है? ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से ही दिखता है। आइए हम बात करते हैं ऐसा क्यों होता है। जैसे हम ये मान लेते हैं कि अर्थ है, ये अर्थ है और यहाँ पे हम मान लेते हैं ये सरफेस है जहां की बात कर रहे हैं हम। यहाँ ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर का सरफेस है, ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है और ये सन की जो रियल पोजीशन है वो है। और हमें पता है कि ये जो अर्थ है अपनी, इट इज कवर्ड बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर से ये कवर्ड है इस तरह से। ये जो मैं बना रहा हूं लाइन, दीज आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब आप यहां देखें, यदि सन की बात करें तो सन से जो रेज आ रही हैं वो आप देखिए डिफरेंट लेयर से होती हुई। और ये हमें पता है जैसे जैसे हम अर्थ की ओर मूव करते हैं, अर्थ के क्लोज की बात करते हैं, तो डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। यानी ये मीडियम कैसा मीडियम है? डेंसर। ये रेयर, ये और ज्यादा रेयर और ये और ज्यादा रेयर। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं डेंसिटी कम होती जाती है और मीडियम कैसा बनता जाता है? रेयर मीडियम बनता जाता है। जैसे ही यहाँ से कोई रे आ रही है ये यहाँ, तो यहाँ इसको सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन सीधे ना निकल करके वो क्या होगी? जैसे यहाँ हम एक नॉर्मल बना लें तो वो सीधे ना हो करके, क्योंकि उसकी एंट्री कहाँ हो रही है? आप देख रहे हैं ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर है। रेयर से डेंसर में जा रही है तो वो क्या होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी स्ट्रेट ना निकल करके वो कुछ इस तरह से डेविएट होगी। फर्दर आप देखेंगे यहाँ फिर से दूसरी लेयर आई है, यानी मीडियम चेंज हुआ है और मीडियम चेंज होने के कारण यहाँ फिर से देखो ये रेयर और ये वाला डेंसर, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ के क्लोज की बात करते हैं वैसे वैसे मीडियम डेंसर बनता जाता है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर क्या है? कम, और यहाँ का टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज्यादा था। यहाँ भी आयन सोर्स है ही नहीं, तो यहाँ की डेंसिटी ज्यादा है और यहाँ की डेंसिटी कम। तो डेंसर मीडियम होने के कारण अगेन ये स्ट्रेट ना निकल करके ये क्या होगी? ये जो नॉर्मल है इसकी ओर डेविएट हो जाएगी इस तरह से। और ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये रे किस तरह से आ रही थी? एक स्ट्रेट आ रही थी इस तरह से। तो ये तो सन की जो रियल पोजीशन थी और ये दिखाई देगा यहाँ पे, यानी दिस इज द अपरेंट पोजीशन ऑफ द सन, कि आपको सन की जो अपरेंट पोजीशन है ये यहाँ अपीयर होगा, अपरेंट पोजीशन ऑफ द सन। और ये क्या है? रियल पोजीशन ऑफ द सन। और ये सन की रियल पोजीशन है, रियल पोजीशन ऑफ द सन। यानी आपको कब दिखाई देना चाहिए था? जब यहाँ आ जाए तब दिखाई देना चाहिए था ऑब्जर्वर को। रियल में है वहां और देखिए दिखाई दे रहा है यहाँ। यहाँ से यहाँ यदि पोजीशन दिखने के लिए उसको 2 मिनट लगे, 2 मिनट बाद में, लेकिन आपको 2 मिनट पहले ही दिख रहा है, तो ये भी किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन फ्रॉम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इसका जो रीजन है वो क्या होगा? बिकॉज आप लिखेंगे अर्थ इज कवर्ड बाय डिफरेंट layers of ionosphere and refractive index of all layers is not the same.
जैसे जैसे हम देखते हैं इधर क्लोजर आते हैं, वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, और मीडियम कैसा बनता जाता है, डेंसर मीडियम बनता जाता है, यानी डेंसिटी ज्यादा होती जाती है। तो लगातार डिफरेंट लेयर से ये रे क्या होती जाएगी, रिफ्रैक्ट होती जाएगी, इसकी वजह से ही ये होता है। तो इसका कॉज क्या है, बिकॉज ऑफ द continuous refraction from the different layers of the atmosphere है ना, sun appears before actual sunrise। तो ये रीजन होगा इसका, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप देखें कि जो अपीयरेंस और एक एग्जांपल की बात करूं मैं, तो अपीयरेंस ऑफ बॉटम रेज ऑफ ए लिक्विड, यानी किसी भी लिक्विड का उसके बॉटम का ऊपर की ओर रेज दिखाई देना, उसके लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है, रिफ्रैक्शन। जैसे आपने ये कहा कि ये आपके पास में कोई लिक्विड है, इसमें फील्ड है लिक्विड यहाँ तक, और ये जो लिक्विड फील्ड है ये लिक्विड और एयर की बाउंड्री आप कह सकते हैं यहाँ तक, है ना। इधर मीडियम एयर है और इसके नीचे क्या है, लिक्विड है। ये यहाँ आप बॉटम की बात कर रहे हैं, यहाँ से बॉटम को देखने के लिए आप इंसिडेंट रे माने ये यहाँ तक आई, लेकिन जैसे यहाँ क्या चेंज हुआ, मीडियम चेंज हुआ। मीडियम चेंज होने के कारण ये मैंने नॉर्मल बनाया है। अब वो क्या होगी, जैसे मीडियम चेंज हुआ है तो मीडियम चेंज होने के कारण उसको क्या होना पड़ेगा, डेविएट होना पड़ेगा, वाटर से एयर में आ रही है, यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है, तो उसको स्ट्रेट तो जाएगी नहीं, वो नॉर्मल से अवे होगी इस तरह से। और इसको यदि हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो इस तरह से ये दिखाई देगी, यानी बॉटम है यहाँ और हमें कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा, ये है। तो ये जो बॉटम हमें दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ ऑब्जर्वर को यहाँ दिखाई देगा। तो आप ये देख रहे हैं ये बॉटम रियल में यहाँ है और दिखाई कहाँ देता है, यहाँ। तो ये जो डेप्थ है, इस डेप्थ को बोला जाता है, कौन सी डेप्थ, ये वाली पूरी, इसको बोला जाता है रियल डेप्थ। ये dr क्या है, रियल डेप्थ। और हमें जो दिखाई दे रही है ये वाली डेप्थ, है ना, इस डेप्थ को बोला जाता है कौन सी डेप्थ, एपरेंट डेप्थ। ये जो है ये कौन सी डेप्थ है, एपरेंट डेप्थ, इसको मैं नाम दे रहा हूं dA। सो दिस इज रियल डेप्थ और ये है एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ हमें कम दिखाई देती है रियल डेप्थ से। इसके लिए वैसे तो डेरिवेशन है लेकिन अपने है नहीं। इसमें क्या रेशियो होता है रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का, वो आप नोट कर लीजिए। रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ, इनमें कोई वो नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन, ये आपसे सीधा इनका, जैसे आपको ये कह दिया जाए अपीयरेंस ऑफ द सन बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेस्पॉन्सिबल है। इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेस्पॉन्सिबल है। इसमें एक रिलेशन याद ध्यान रखिए, क्या कि रियल डेप्थ का रेशियो है ना, रियल डेप्थ यानी मैंने यहां रिप्रेजेंट किया है किससे, dr से, और दूसरी क्या है एपरेंट डेप्थ यानी dA, एपरेंट डेप्थ। इसका जो रेशियो है वो होगा इस लिक्विड का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब भी हमें लिक्विड का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो हमें किसका रेशियो निकाल ले, हम इस रियल डेप्थ का और एपरेंट डेप्थ का। एपरेंट डेप्थ को मैंने dA नाम दे रखा है, वो रेशियो किसके इक्वल होगा, इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के। सो इससे बेस्ट न्यूमेरिकल है वो पूछ लिए जाए तो इसको आप ध्यान रखिए।
और देखिए रिफ्रैक्शन पे बेस्ड और क्या क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है, वो भी किस पर बेस्ड है, रिफ्रैक्शन पर बेस्ड है। हमें पता है कंटिन्यूअसली जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने के कारण बार बार क्या होता रहता है, रिफ्रैक्शन, और कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन के कारण जो स्टार्स हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स नजर आते हैं हमें। तारे जो होते हैं, स्टार्स होते हैं, वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। वो भी किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम द डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स। तो आपसे पूछ लिया जाए कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का कोज क्या है, तो आप यही लिखेंगे, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ड्यू टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एक एग्जांपल तो लिख लेते हैं। एक एग्जांपल रिफ्रैक्शन का ये हो गया, एक एग्जांपल ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल जो आप लिख रहे हैं वो क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ द continuous refraction of light from the different layers of the atmosphere। अब और भी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। अपन कितने एग्जांपल्स की बात करें, जैसे किसी रोड को वाटर में डिप करा दिया जाए, पानी में डुबो दिया जाए, आधी वो वाटर में है और आधी वाटर से बाहर है, तो वो हमें कैसी नजर आती है, बेंड। तो बेंडिंग ऑफ ए रॉड इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी किसी भी रोड का बेंड दिखाई देना वो भी किसका एग्जांपल है, रिफ्रैक्शन का ही एग्जांपल है। तो ये हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है, यानी सनराइज और सनसेट वाला एग्जांपल है, 2 मिनट बिफोर हमें दिखता है। रियल में जो सनराइज होता है उससे 2 मिनट्स बिफोर हमें दिखता है, और सनसेट होने के बाद में भी हमें 2 मिनट बाद तक हमें दिखता रहता है। तो टोटल हम कह सकते हैं 4 मिनट का गैप हो जाता है ना। तो ये भी किसके कारण है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण है। तो इनका तो वन वर्ड में आंसर है सभी का कि उस फिनोमेना के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इनको एक बार ये जो फॉर्मूला है इसको नोट करिए आप, ये वाला फॉर्मूला, इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। देखिए इसको नोट कर लिया। तो अब देखिए हम स्नेल्स लॉ पे आते हैं। मैंने बताया था कि हम देखेंगे कि किस तरह से जो रेज है वो जब डेंसर मीडियम में आती है तो नॉर्मल्स की ओर आती है, और जब रेयर मीडियम में आती है तो नॉर्मल से आगे होती है। ये क्यों होता है इस तरह का, ये बात करते हैं अपन। इन सभी का जो रीजन है वो क्या है, स्नेल्स लॉ है। तो स्नेल्स लॉ एक बार फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। क्या स्नेल्स लॉ में क्या कहा गया था, इंपॉर्टेंट है। स्नेल्स लॉ क्या बोला गया है, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल, द रेशियो ऑफ sign of angle of incidence and angle of refraction remains constant, and this constant is called refractive index of second medium, refractive index of second medium with respect to first, second medium with respect to first medium।
ये कहा गया है किसमें, स्नेल्स लॉ में, यानी वहां कांस्टेंट तक है। बाद में कहा इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट के। मैथमेटिकली इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, sin i डिवाइडेड बाय sin r इज इक्वल्स टू म्यू टू 1, यानी सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या इसको ऐसे भी कल जो बात कर रहे थे अपन, म्यू टू 1 को लिख सकते हैं म्यू टू अपॉन म्यू 1, तो sin i अपॉन sin r को लिखा जा सकता है म्यू टू अपॉन म्यू 1, इस तरह से। ये क्या है, स्नेल लॉ है। अब देखिए हम ये देखेंगे स्नेल्स लॉ के बेसिस पे ही ये कह देंगे कि कब, देखो यदि ये मीडियम है आपके पास, ये मीडियम कैसा है, रेयर मीडियम है ना, और ये मीडियम मान लीजिए कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम। अब देखो ये आपने क्या बनाया है, ये एक नॉर्मल बनाया है इस तरह से ये, और ये आपकी कोई रे आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है इस तरह से, ये इंसिडेंट रे आई, ये एंगल आई है ना। अब एंगल आई है और इसको कैसे चला जाना चाहिए था, सीधे चला जाना चाहिए था, है ना। अब आपको ये देखना है स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई और साइन आर का रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा ये कांस्टेंट है, देखो ये वाली वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट रखना है, ये म्यू टू, ये देखो ये रेशियो है म्यू टू अपॉन म्यू 1, और ये क्या रखना है कांस्टेंट, और ये वैल्यू क्या है म्यू टू। आप कह रहे हो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान रखा आपने म्यू 1, और इसका क्या मान रखा है म्यू 2, और इसको कह रहे हो म्यू 1 को आप रेयर कह रहे हो, इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, लेस, और म्यू 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको डेंसर कह रहे हो। डेंसर वो होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, मोर हो। मोर अपॉन लेस, ये तो ज्यादा नंबर है और ये लेस नंबर है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, मोर हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये यदि वैल्यू मोर हो रही है तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिर देखो ये यदि सीधी जाएगी, ये वैल्यू यदि ज्यादा है और ये वैल्यू लेस है, तो ये रेशियो है, ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये वैल्यू भी आपको क्या करनी है, फिक्स रखनी है, ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये कांस्टेंट कब होगा, जब आप ये कह रहे हो कि ये वाली जो वैल्यू है ये कम करनी है आपको, साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कैसे, साइन आई और साइन आर का रेशियो कम होगा, और कम कब, कम नहीं होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये नंबर मोर डिवाइडेड बाय लेस क्या आएगा, मोर आएगा। और ये वैल्यू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो। ये वैल्यू मोर कब आएगी, ज्यादा कब आएगी, जब ज्यादा तब आएगी जब आर की वैल्यू क्या होगी, लेस होगी। तो आर इसको क्या करना है, रिफ्लेक्शन एंगल को इसको क्या करना है, कम करना है। कम करने के लिए वो इधर यूं आएगी, कम करने के लिए वो स्ट्रेट न जा करके आर को क्या करेगी, कम, इस तरह से यूं कम करेगी ये आर, ताकि आर कम होते साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो क्या रह जाएगा, ये मोर जो भी कांस्टेंट था ये रह जाएगा। इसका उल्टा होगा तो उस तरह से, यानी यही स्नेल्स लॉ है एक तरह से। आप ये कह सकते हो साइन आई और साइन आर का रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब हम इसके बेसिस पे एक नई टॉपिक और इम्पोर्टेंट को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि रियल में लाइट क्या होती दिखेगी आपको, रिफ्लेक्ट होती दिखेगी। रिफ्लेक्ट होने का मतलब फिर से उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। तो अब हम बात करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। टॉपिक का नाम है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टॉपिक का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, TIR कहते हैं।
TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंपॉर्टेंट है, समझना है इसको। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं 2-3 डायग्राम बना रहा हूं। जैसे यहाँ अलग अलग मीडियम है, ऊपर मीडियम अलग है, नीचे अलग है। यही सेम मीडियम दूसरे डायग्राम में है और यही सेम मीडियम तीसरे डायग्राम में है। यानी और मीडियम इस तरह से है, ये मीडियम कैसा है, डेंसर मीडियम, ये मीडियम डेंसर मीडियम, और ये मीडियम क्या है, रेरर मीडियम। यानी पहले वाला मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डेंसर है, और दूसरा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है, वो कैसा मीडियम है, रेरर मीडियम है। ये डेंसर, ये रेरर, ये डेंसर, ये रेरर, इस तरह से है, इस तरह से। अब आप ये कहें कि यहां से कोई भी रे इंसिडेंट हुई और ये मैंने नॉर्मल बनाया यहाँ पे, देखिए ये इंसिडेंट हो रही है, ये इंसिडेंट रे है, और ये जो एंगल बना रही है वो एंगल आई है, और ये इसको देखो डेंसर से रेरर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये एंगल आर है नॉर्मल के साथ। अब स्नेल्स लॉ को यदि हम सही माने और रिफ्रैक्शन के लिए लागू होता है ये स्नेल्स लॉ, तो देखो एंगल आई इंक्रीज करेंगे। जैसे अब की बार सेकंड केस में वही मीडियम था सब कुछ, सिर्फ आपने क्या चेंज कर दिया, आई की वैल्यू और इंक्रीज कर दी, इससे एंगल क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया, इंसिडेंस एंगल। एंगल की वैल्यू जैसे ही ज्यादा की, स्नेल्स लॉ कहते हैं कि साइन आई और साइन आर का रेशियो क्या रहता है, फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये कांस्टेंट कब रहेगा, जब आई इंक्रीज हुआ है तो आर भी क्या हो, इंक्रीज हो। स्नेल्स लॉ का स्टेटमेंट है भाई ये रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट तभी पॉसिबल है जब आई इंक्रीज किया है तो आर भी क्या हो, इंक्रीज। तो आई इंक्रीज किया है, आर पहले ये था, अब आर क्या हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा। अब की बार और ज्यादा क्यों हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि आई आपने क्या कर दिया, इंक्रीज। थर्ड डायग्राम जो है उसमें मैं आई को इतना कर देता हूं कि आर की जो वैल्यू है आई को और इंक्रीज कर दिया मैंने, यहां के केस में और ज्यादा इंक्रीज कर दिया, ये है ना, आई को इंक्रीज कर दिया, ये आर कितना बन गया, ये रे वापस इधर यूं हो गई, इधर इस डायरेक्शन में, यानी यहाँ आर की वैल्यू कितनी हो गई, 90 हो गई। तो इस एंगल को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। और जैसे ही यदि आप यहाँ ये देख रहे हैं, आपको ये दिख रहा है कि जैसे जैसे आप आई को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे आर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्लियर। अब आप देखिए मैंने नेक्स्ट डायग्राम में आई को और इंक्रीज कर देता हूं और किससे ज्यादा कर देता हूं, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर देता हूं। आप देख रहे हैं क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंस एंगल की वो वैल्यू है जिसपे एंगल आर यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90, है ना, उस एंगल को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। अब मैं इस केस में वही मीडियम है सब कुछ, सिर्फ मैं किसको चेंज कर रहा हूं, एंगल आई है उसको क्रिटिकल एंगल से भी क्या कर रहा हूं, ज्यादा कर रहा हूं। जैसे ही ये नॉर्मल है, जैसे ही हमने क्या किया, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा किया, जैसे ये एंगल अब की बार क्या कर दिया, और भी ज्यादा कर दिया, ये इस तरह से, ये इंसिडेंट रे है और ये इंसिडेंट एंगल है, ये एंगल इस वाले एंगल से क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया, क्रिटिकल एंगल से, थीटा सी से ज्यादा कर दिया। तो ये वाला एंगल अब क्या हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा। जैसे पहले 90 बन रहा था तो अब 110 हो जाएगा। भाई आई इंक्रीज कर रहे हो तो आर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये जो रे है ये उस दूसरे मीडियम में न जा करके फिर से उसी मीडियम में चली जाती है। इसी फिनोमिना को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी क्या कंडीशन है उसके लिए, एक तो डेंसर मीडियम से कैसे मीडियम में आना चाहिए, रेरर में। यदि उल्टा होता, रेरर से डेंसर में जाती तो वो इधर नहीं जाती, वो नॉर्मल की ओर आती और सीधी निकल जाती, वापस उस मीडियम में जा ही नहीं पाती।
एक तो रे कैसे मीडियम से कैसे मीडियम में जानी चाहिए, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जानी चाहिए। यदि इसका उल्टा हुआ आप करके देख लीजिए, यदि ये मीडियम कैसा है, रेरर है, तो रेरर से आएगी और डेंसर में आएगी तो इधर नहीं जाएगी, वो नॉर्मल की ओर आती जाएगी, तो TIR नहीं हो सकता। TIR को होने के लिए डेंसर मीडियम से किधर प्रोपोगेट होनी चाहिए, रेरर मीडियम में प्रोपोगेट होनी चाहिए। क्लियर। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू, यहाँ TIR नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ क्यों हुआ, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अब आपके माइंड में ये आ रहा है कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है, वो इंसिडेंस, वो एंगल होता है जिस पर इंसिडेंस एंगल की वो वैल्यू होती है जिससे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 हो जाए, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। सो फर्स्टली हम TIR को डिफाइन कर लेते हैं। क्या, व्हेन लाइट रे प्रोपोगेट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, है ना। when light ray propagate का मतलब संचरित होना, उसका चलना, propagate from denser medium to denser medium जानते हो जिसमें उसकी स्पीड क्या हो, कम, या जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, ज्यादा। from denser medium to rarer medium, denser medium to rarer medium at angle of incidence more than the critical angle, critical angle से ज्यादा एंगल पे, then it reflect back into same medium, ये वापस उसी मीडियम में आ जाती है। This phenomena is called total internal reflection, TIR। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, TIR। अब यहाँ एक डिस्कस हुआ है कि क्रिटिकल एंगल, देखो क्रिटिकल, देन द क्रिटिकल एंगल, देन, तो अब बात ही आती है मोर देन द क्रिटिकल एंगल, देन it reflect back into same medium. This phenomena is called total internal reflection। क्लियर है। अब बात ये आती है कि इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो इस क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करेंगे। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल का मीनिंग हुआ इंसिडेंस एंगल की वो वैल्यू जिससे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 हो जाए, उसी इंसिडेंस एंगल की वैल्यू को बोला जाएगा क्रिटिकल एंगल। सो क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करिए, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस at which angle of refraction become 90 डिग्री। इसी को क्या बोला जाता है, क्रिटिकल एंगल बोला जाता है। इसको मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। अभी ये नोट कर लिया आपने, क्रिटिकल एंगल को हम मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। स्नेल्स लॉ से डिफाइन कर सकते हैं इसको। स्नेल्स लॉ से किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है क्रिटिकल एंगल को, ये देखिए। आपने ये पढ़ा स्नेल्स लॉ में, क्योंकि रिफ्रैक्शन की बात हो रही है वहां स्नेल्स लॉ को याद करेंगे। क्या, फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, सेकंड मीडियम का
रेफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में। क्लियर? ये स्नेल्स लॉ है। अब देखो यहाँ पे ये आपने नोट कर लिया। अब देखिए यहाँ यदि हम कहें कि आई की वो वैल्यू जिस पे आर की वैल्यू कितनी हो जाए, 90 हो जाए, तो आई क्रिटिकल एंगल के लिए आई की वैल्यू ही क्रिटिकल एंगल होती है जिस पर आर कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो इसके लिए देखिए आप लिख सकेंगे साइन थीटा सी डिवाइडेड बाय साइन आर की जगह 90 इज इक्वल्स टू म्यू टू 1 को लिख सकते हैं म्यू टू अपॉन म्यू 1, और यहां से साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये आ जाएगा साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू 1, या फिर थीटा सी हो जाएगा साइन इनवर्स म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू 1। इस तरह से हम कह सकते हैं क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स ऑफ म्यू टू अपॉन म्यू 1। इसी तरह से किसी भी मीडियम का क्या निकाल सकते हैं हम, क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं। क्रिटिकल एंगल फॉर सर्टेन मीडियम, जैसे अलग अलग ये जो क्रिटिकल एंगल है एयर और उसके मीडियम के लिए निकाला गया है, जैसे वाटर के लिए निकालते हैं तो ये होता है 48.75 डिग्री के करीब होता है। किसके लिए, फॉर वाटर के लिए। यानी वाटर से जब एयर में जब जाती है तो कितने एंगल पे, 48.75 डिग्री एंगल पे क्या हो सकता है, TIR, क्योंकि वाटर कैसा मीडियम होगा, डेंसर। ये है तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू, जैसे क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू है वो होती है आपके किसके लिए, ग्लास के लिए होती है 41.14 डिग्री के करीब। किसके लिए होती है ये, ग्लास के लिए। और डायमंड के लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो काफी कम होता है, 24.4 डिग्री होता है। किसके लिए, डायमंड के लिए। और डायमंड की खास बात होती है उसके लिए क्रिटिकल एंगल बहुत ही कम होता है। बाकी जैसे ग्लास के लिए भी क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ज्यादा, और वाटर के लिए तो क्रिटिकल एंगल और भी ज्यादा होता है। और डायमंड की खास बात ये भी है, ये हमेशा डेंसर मीडियम का काम करता है क्योंकि इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। जैसे हम इसके रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, इसका जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो करीब 1.33 होता है वाटर के लिए, और इसका जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो करीब 1.5 होता है, जैसे क्राउन ग्लास का 1.52 करीब होता है। और डायमंड का जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा होता है, कितना, 2.42 के आसपास। तो ये वाटर के लिए है, और ये किसके लिए है, ग्लास के लिए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का। तो डायमंड का जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है बहुत ज्यादा होता है, 2.42 होता है। ये सारे इनके एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं। अब बात करते हैं क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्लियर होगी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू है जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, 90 हो जाए। ये क्रिटिकल एंगल हो गया। अब TIR को ऑब्जर्व करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन फॉर TIR, जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, राइट द कंडीशन फॉर TIR। सो नोट करेंगे क्या, कंडीशन फॉर TIR, कंडीशन फॉर TIR के लिए कंडीशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन। एक तो जो रे है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में प्रोपोगेट होनी चाहिए, है ना। तो लाइट रे प्रोपोगेट, पहला तो क्या है, कब होता है, व्हेन लाइट रेज प्रोपोगेट कैसे मीडियम, डेंसर, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। सेकंड क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू है वो मीडियम के क्रिटिकल एंगल से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। when the angle of incidence is greater than the
is greater than the critical angle of the medium. Critical angle of the medium. जैसे वाटर से यदि एयर में जा रही है और यदि इंसिडेंस एंगल की वैल्यू 48.75 डिग्री से ज्यादा है तो उसका TIR हो जाएगा। यदि डायमंड से एयर में जा रही है, डेंसर मीडियम है और एयर रेयर मीडियम है, तो यदि इंसिडेंट एंगल की वैल्यू 24.4 डिग्री से ज्यादा है तो उस केस में उसका क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान रखिए। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर TIR, इसको ध्यान रखिए। क्या है, जब डेंसर से कहां जाए, रेयर मीडियम में जाए, तब TIR होता है। और सेकंड है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तभी क्या होता है, TIR होता है। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला ध्यान रखिए, साइन इनवर्स μ2 डिवाइडेड बाय μ1। μ2 सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ1 फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फर्स्ट मीडियम कैसा है, डेंसर। सेकंड कैसा है, रेयर। डेंसर से किस में जा रही थी, रेयर मीडियम में जा रही थी। सो ये TIR के लिए जो कंडीशंस थी। अब हम बात करने वाले हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स की। जैसे मिराज है, उसका एग्जांपल है। ऑप्टिकल फाइबर्स है, उनमें भी TIR होता है। और ब्राइटनेस ऑफ डायमंड, यानी डायमंड की जो ब्राइटनेस है उसका कॉज भी क्या है, TIR। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही वो ब्राइट नजर आता है। तो अपन थोड़ा सा इनको देखते हैं कि किस तरह से ये है। तो एग्जांपल्स ऑफ TIR, ये इसको नोट कर लिया। तो अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ TIR। अब पढ़ने वाले हैं हम एग्जांपल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए, examples of TIR, examples of TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं मिराज। ये क्या होता है, देखो डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान, उसमें आपको पता है कि जो अर्थ सरफेस इतना गर्म हो चुका होता है, इतना वार्म हो चुका है कि उसके आसपास की एयर भी इतनी ज्यादा वार्म हो जाती है। वार्म होने की वजह से वो क्या बन जाती है, रेयर मीडियम बन जाती है। और जो आपस में वहां जो ट्रीज होते हैं उनके पास की जो एयर है वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है उसके कंपैरिजन में कुछ कम वार्म। और जो कम वार्म है वो कैसे मीडियम का काम करेगी, डेंसर। तो जैसे डेंसर से रेयर मीडियम में आती है रे, तो उसका TIR हो जाता है। और TIR के कारण उस जो ट्री की इमेज है वो दिखाई देती है। तो वहां जो समस्त होते हैं, आप डेजर्ट एरिया में देखें, वहां घूमने वाले जो होते हैं या जो भी, जैसे मेरा मतलब हिरण जो होते हैं, उनको ये लगता है कि वहां कहीं ना कहीं पानी दिखाई देता है, क्योंकि वो देखते हैं कि उस ट्री की इमेज बन रही है। और इमेज कहां बन रही होगी, वाटर में बन रही होगी, तो उनको दिखाई देता है पानी इस तरह से। तो उनको एक तरह से जो दृष्टि भ्रम हो जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, मिराज बोला जाता है। किस तरह से होता है वो देखते हैं अपन। जैसे आपने कहा ये कोई ट्री है, ये कोई क्या है, ट्री है, इस तरह से आपने कहा। अब ये ट्री है तो इसकी जो बात करें हम कि यहाँ ये अर्थ सरफेस, ये जो है ये अर्थ सरफेस है। और अर्थ के आसपास की जो एयर है वो इतनी गर्म हो चुकी है, यहाँ की एयर क्या मिलेगी आपको, गर्म मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि अर्थ सरफेस है वो गर्म हो चुका है डेजर्ट एरिया में। तो यहाँ की एयर गर्म होने की वजह से ये जैसे एयर है ये गर्म मिलेगी। आप कहेंगे क्यों, ऊपर की एयर गर्म क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ की जो ये सरफेस है वो गर्म होने की वजह से यहाँ की एयर बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है। और ये जो ट्री है, पेड़ है, इसके आसपास की जो एयर है वो इसके कंपैरिजन में कुछ कम गर्म मिलेगी।
मैंने बताया था कि हीट करने पर या टेम्परेचर ज्यादा होने पर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने की वजह से वो मीडियम कैसा बन जाता है, रेयर मीडियम। तो यहाँ का टेम्परेचर आपने कहा ज्यादा होगा और यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो वहां मीडियम कैसा होगा, डेंसर मीडियम होगा। तो जैसे रे डेंसर मीडियम से कैसे मीडियम में आ रही है, रेयर मीडियम में आ रही है। और यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू, ये जैसे मैं ये कहूं ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल के साथ में इसका जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसकी जो वैल्यू है वो मीडियम की क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुई तो ये रे उस दूसरे मीडियम में ना जा करके फिर से उसी मीडियम में आ जाएगी, यानी इसका क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा। यानी यहाँ ऑब्जर्वर देख रहा है वो, है ना, यहाँ ऑब्जर्वर देख रहा है, तो ऑब्जर्वर देख रहा है यहां से, तो उसको क्या दिखेगा, वो स्ट्रेट देखेगा, तो उसको इस ट्री की जो इमेज नजर आएगी इस तरह से नीचे की ओर, किसकी वजह से इमेज नजर आएगी, इस TIR की वजह से। इसी को बोला जाता है, जिससे उसको लगेगा रियल में यहाँ कोई वाटर नहीं है, वो दूर से देख रहा है किसी ट्री की ओर और उसको ये लग रहा है कि उस ट्री की क्या बन रही है, इमेज बन रही है। और इमेज वो सोचता है कि इमेज कहाँ बनती है, वाटर में, तो उसको क्या नजर आता है दूर से, वहां की जरूर वहां क्या है, वाटर है। इसी दृष्टि भ्रम को क्या बोला जाता है, मिराज बोला जाता है। क्लियर है? क्या हुआ, मैंने ये कहा कि ट्री के आसपास की जो एयर है वहां का जो टेम्परेचर है, मैं यदि इसको इस तरह से लिखूं शॉर्ट में कि यहाँ का टेम्परेचर है वो क्या होगा, कम होगा, और टेम्परेचर कम होने के कारण यहाँ का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उस मीडियम को हम क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। यहाँ का टेम्परेचर क्या हुआ, ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, कम। तो ये मीडियम, यहाँ का मीडियम तो कैसे मीडियम का काम करेगा, डेंसर मीडियम का। और अर्थ के जो आसपास का जो मीडियम है, जो अर्थ के कांटेक्ट में है, वो कैसे मीडियम का काम करेगा, रेयर मीडियम का काम करेगा। ये बात समझ में आई कि ये मीडियम है आपका डेंसर मीडियम और ये मीडियम है वो कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम। क्लियर है? तो इसको नोट कर लेते हैं, है ना, कि क्यों होता है ये आप ट्री व्हेन इन डेजर्ट एरिया, है ना, यानी कहाँ की बात कर रहे हैं आप, इन डेजर्ट एरिया, डेजर्ट एरिया the air nearby the earth surface is more hot as compared to upper एयर या फिर एयर नियर बाई द ट्री, है ना, एयर नियर बाई ट्री। सो अपर एयर act as denser medium and लोअर एयर, नीचे वाली एयर है, एक्ट एज कैसा मीडियम, रेयर मीडियम, टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि नीचे का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। सो व्हेन द लाइट कम्स फ्रॉम द ट्री, सो द रेज comes from the tree, that means डेंसर, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, डेंसर टू रेयर, देन ड्यू टू किसके कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, its inverted image is formed, its inverted
inverted image is formed, इसकी इन्वर्टेड इमेज है वो फॉर्म हो जाती है इस तरह से, है ना। इसी को बोला जाता है क्या, मिरर्स। सो इसको नोट करिए, फिर आगे नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नोट कर लिया तो अगले एग्जांपल पे चलते हैं। टीआईआर का नेक्स्ट एग्जांपल है ऑप्टिकल फाइबर। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, तो आंसर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। तो टीआईआर का नेक्स्ट एग्जांपल है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है ऑप्टिकल फाइबर। टीआईआर का नेक्स्ट जो एग्जांपल है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर्स बेसिकली क्या होते हैं, ग्लास। सबसे पहले तो इसका बेसिक प्रिंसिपल आप जाने, इट इज बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इट इज बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये किस पर बेस्ड होते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होते हैं, है ना। यानी इसका बेसिक प्रिंसिपल पूछा जाता है तो ऑप्टिकल फाइबर का बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। ऑप्टिकल फाइबर का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब बात आती है कि ये तो बेसिक प्रिंसिपल है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, किस तरह से ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, क्या काम में लाते होंगे। बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग द ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स। ऑडियो वीडियो सिग्नल्स उनको ट्रांसमिट करने की काम में हम किसको लेके आते हैं, ऑप्टिकल फाइबर को लेके आते हैं। तो किस तरह से इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसकी बात करते हैं। ये किससे बनाया जाता है, क्वार्ट्ज या फिर ग्लास से बनाया जाता है। इसकी जो आप साइज की बात करें तो इसका डायमीटर इतना स्मॉल होता है जितना कि हेयर्स, है ना। बाल के जो डायमीटर होता है उससे भी इवन इसका डायमीटर क्या होता है, कम होता है। क्लियर है। सो दीज आर द ग्लास पाइप्स, है ना। दीज ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं, दीज आर द ग्लास पाइप्स। ग्लास पाइप्स, ग्लास के पाइप्स होते हैं whose diameter is less than the diameter of hair, हेयर के डायमीटर से भी क्या होता है, कम होता है। ऐसे ये क्या होते हैं, ग्लास की पाइप्स होती हैं। इसको बनाने के लिए तो ग्लास या क्वार्ट्ज काम में लेते हैं। ट्रांसपेरेंट होता है। इसका जो इनर पार्ट है, यदि मैं आपको बताऊं कि ऑप्टिकल फाइबर किस तरह से होता होगा तो आप जस्ट इसको इस तरह से इमेजिन करें। पूरे में ग्लास भरा हुआ होता है, ग्लास की पाइप है सिलेंड्रिकल शेप में, और इसको इस तरह से माने, ये जो पार्ट है इसको आप मान लें क्या है, ये कोर है, ये भी है, ये भी ग्लास का और ये भी ग्लास का है। लेकिन ये ऐसे ग्लास का है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है। इनर वाले ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर होता है और आउटर वाले का क्या होता है, लेस होता है। इसको बोला जाता है कोर और इसको बोला जाता है क्लेडिंग। ये कोर और ये क्लेडिंग इस तरह से दो तरह के होते हैं। तो जो सेंट्रल पार्ट है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मोर होता है, यानी वो कैसे मीडियम का काम करता है, डेंसर मीडियम का। तो हम ये कह सकते हैं द इनर पार्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। एंड आउटर पार्ट इज कॉल्ड क्लेडिंग। आउटर पार्ट को हम बोलते हैं क्लेडिंग बोलते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग। ये ध्यान रखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है,
refractive index of core is more than the refractive index of cladding, refractive index ऑफ क्लेडिंग, यानी क्लेडिंग के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी कोर कैसे मीडियम का काम करती है, डेंसर मीडियम का काम करती है, और क्लेडिंग रेयर मीडियम का काम करती है। एंड इट इज कवर्ड बाय द प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है, जैसे केबल्स नहीं होती बाहर से प्रोटेक्टेड कवर होता है, एग्जैक्टली उसी तरह से इसके भी प्रोटेक्टिंग लेयर लगी हुई होती है, जिसको जैकेट या बफर बोल देते हैं। अपन तो मेनली इसी की बात करते हैं। देखो ये जो था सेंट्रल पार्ट जो है, ये जो पार्ट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं क्या, कोर। और ये जो बाहर का पार्ट है, ये जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लेडिंग बोलते हैं। तो ये क्लियर हो, ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये जो है, इसको तो बोलते हैं क्या, कोर, और आउटर वाले को क्या बोलते हैं, क्लेडिंग बोलते हैं। अंदर वाला देखो ये वाला, ये मैं कहूँ ये वाला जो पार्ट है, ये जो है, ये क्या है, ये वाला है आपका कोर, है ना, ये पार्ट है, ये क्या है, कोर है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा होता है, और क्लेडिंग का क्या होता है, कम। अब जैसे ही देखिए, यहां से आपने कहा जैसी लाइट गिराएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी। देखो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो जाएगा अपने आप ही। ज्यादा क्यों हो जाएगा, ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होने का कारण है इसका नैरो होना, इसकी साइज बहुत कम होना। साइज जितनी कम होगी उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस अपने आप ही क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे ये किसी एंगल पे गिर रही है तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि ये साइज कम है, और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होते ही इसका क्या होगा, TIR होगा, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्यों हुआ TIR, ये डेंसर मीडियम था, ये रेयर मीडियम है, क्योंकि ये कोर है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, और ज्यादा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम कौन सा मीडियम बोलते हैं, डेंसर मीडियम। तो डेंसर से रेयर में जा रही थी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुई तो क्या हो गया, TIR। अगेन डेंसर मीडियम से कौन सा है, रेयर। फिर यदि इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्या हुई, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, तो अगेन क्या हो गया इसका, TIR। फिर यहाँ देखो अगेन यहाँ इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुई तो फिर क्या होता गया, TIR। और एंगल की वैल्यू ज्यादा अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि ये एंगल ज्यादा बनता है। ज्यादा क्यों बनता है, क्योंकि ये नैरो होते हैं, और ये जितने नैरो होंगे उतना ही एंगल क्या बनता जाएगा, ये ज्यादा बनता जाएगा। और एंगल ज्यादा बनेगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो इसका क्या होता जाएगा, TIR होता जाएगा, जिसके चलते लाइट आगे से आगे बढ़ती जाएगी। तो ये जो पार्ट है, ये जो है, इसको आपने क्या नाम दिया, ये नाम दिया कोर। और जो आउटर पार्ट है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लेडिंग बोलते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कोर और क्लेडिंग में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा किसका होता है, कोर का, कम किसका होता है, क्लेडिंग का, तो वंस एक बार कोर में एंटर करने के बाद में वो बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि ये डेंसर है और बाहर वाला मीडियम रेयर है। डेंसर से रेयर में जाएगी, बार बार क्या होता जाएगा, TIR। क्यों, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू तो ज्यादा होनी ही है, क्योंकि इसकी साइज इतनी कम होती है, तो बार बार TIR के कारण ये लाइट है, ये आगे से आगे प्रोपोगेट होती जाती है। ये कहां से, इस कोर में से, ये जो देख रहे हैं ये क्या है, कोर है। इस कोर के अंदर से ये लाइट है, ये क्या होती जाती है, प्रोपोगेट होती जाती है इस तरह से, है ना। यहाँ से ये जो ब्लू कलर में देख रहे हैं वो लाइट आगे से आगे प्रोपोगेट होती जाएगी। सो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। रफली हम ये कह सकते हैं कि जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लगभग होता है 1.50 के करीब, और क्लेडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.48 के करीब होता है। यानी रफली हम ये कह सकते हैं कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा होता है किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, क्लेडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है नियरली होता है 1.50, और क्लेडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है कितना,
1.48, यानी कोर का ज्यादा होता है किससे, क्लैडिंग के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर के यूजेस में कम्युनिकेशन के साथ में डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से आप ऑडियो सिग्नल्स और वीडियो सिग्नल्स को ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से भेज सकते हैं। फर्स्टली हमें उन ऑडियो सिग्नल्स और वीडियो सिग्नल्स को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है। लाइट सिग्नल का मतलब होता है कि ऑप्टिकल एनर्जी में, लाइट की फॉर्म में, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर करंट को नहीं कैरी करता। ऑप्टिकल फाइबर को जहां से भी काटोगे आपको क्या दिखाई देगा, लाइट ही दिखाई देगा। यानी क्या कैरी करता है, ये लाइट को कैरी करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट को कैरी नहीं कर सकता ये। इसके जो यूजेस हैं, इसके जो एप्लीकेशन है, इसका बेसिक प्रिंसिपल तो याद रह जाएगा ना, किस पर बेस्ड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इससे, जो लास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यही पूछा गया है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो आंसर क्या लिखेंगे आप, इट इज बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR पर बेस्ड है। देखो इसके जो यूजेस हैं वो कहां कहां है, यूजेस या एप्लीकेशंस, यूजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स के जो यूजेस हैं वो कहां कहां है। देखो पहला जो यूज है वो हम ये कह सकते हैं इन कम्युनिकेशन, इन कम्युनिकेशन फॉर ट्रांसमिटिंग द ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स, ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स। डेकोरेशन में भी काम में लेते हैं, लैंप में, है ना, लैंप में डिफरेंट टाइप के जो लाइटिंग प्रोड्यूस करने के लिए, और इन डेकोरेशंस भी काम में लिया जाता है। डेकोरेशंस कहां पर, लैंप्स में, लैंप्स में भी काम में लिया जाता है। तो यूजेस हैं ये ऑप्टिकल फाइबर के। अच्छा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भी कैरी कर सकता है ये। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फर्स्टली आप किस में कन्वर्ट कर दें, लाइट में। जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस का क्या नाम है, एलईडी। एलईडी ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर दिया, उस लाइट को ये आगे से आगे लेके चला जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट होके आगे जा रहा है, फिर इसको फिर से किसी डिवाइस से, जैसे फोटो डायोड्स है, उनसे फिर से लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कम्युनिकेशन के साथ में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये तो था अपना ऑप्टिकल फाइबर। यहाँ ये जरूर ध्यान रखिएगा कि क्या ऑप्टिकल फाइबर में इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम बात करते हैं कि थर्ड जो एग्जांपल है, ब्राइटनेस ऑफ डायमंड है, वो भी किसकी वजह से नजर आता है हमें, उसका कारण भी है क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ब्राइटनेस ऑफ द डायमंड। नेक्स्ट है अपना ब्राइटनेस ऑफ द डायमंड, ब्राइटनेस ऑफ द डायमंड। थर्ड जो TIR पे बेस्ड है वो है ब्राइटनेस ऑफ द डायमंड। डायमंड की ब्राइटनेस, वो इसके पीछे भी क्या कौन रेस्पॉन्सिबल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट रेस्पॉन्सिबल है। किस तरह से, क्योंकि डायमंड जो हमेशा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होने की वजह से वो ऑलवेज क्या, डेंसर मीडियम की तरह से एक्ट करता है। सो हम ये कह सकते हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज मोर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड is more, so it act as denser medium, किसी भी मीडियम के रेस्पेक्ट में ये, क्योंकि वाटर का भी कम होता है, एयर का भी कम होता है, इसका ज्यादा होता है। कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड, और ये होता है 2.42 होता है। ये वैल्यू कितनी होती है इसकी, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, 2.42 होती है ना। अच्छा, डायमंड इज कट इन such a way that the light incident on it, the
एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस all is always greater than its क्रिटिकल एंगल। यानी उसको इस तरह से फिनिश किया जाता है, उसकी फिनिशिंग इस तरह से की जाती है कि उस पे किसी भी एंगल पे आप लाइट गिराएं, वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू है उसके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ही होगी, इट्स क्रिटिकल एंगल। इसका क्रिटिकल एंगल करीब कितना होता है, 24.4 डिग्री के आसपास होता है, उससे ज्यादा होती है, जो कि ये वैल्यू तो काफी कम है। सो ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देखो दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है। एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने के कारण वो डेंसर मीडियम है, डेंसर से लाइट बाहर निकलने लगेगी तो एयर आएगा, रेयर मीडियम है, डेंसर से रेयर में जाएगी तो TIR होगा। दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या होगी, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगी तो TIR होगा। सो ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, so due to TIR, so TIR is easily occur observed due to TIR की इसका क्या है, ब्राइटनेस का कॉज है। TIR इज द कॉज ऑफ ब्राइटनेस ऑफ डायमंड। TIR इज द cause of brightness of the diamond। यानी आपसे ये पूछ लिया जाए कि डायमंड की ब्राइटनेस का कॉज क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा चलो प्रिज्म के लिए और बात कर लेते हैं। वैसे आरबीएससी ने आपके यही एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे प्रिज्म की यदि बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसी प्रिज्म है, इस तरह की है, इसका ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, और ये कितने का, 45 का, और ये भी कितने का है, 45 का। तो जैसे मान लीजिए लाइट आपके पास इस तरह से आ रही है, इस तरह से यूं आई, यहां टकराई, तो नॉर्मल किधर होगा, इधर होगा, तो ये एंगल कितना बनेगा, 45, तो वो किधर होगी, 45 पे चली जाएगी, वो वापस यूं आएगी। ये एंगल नॉर्मल कितना बना रहा था, 45, ये एंगल भी क्या होगा, 45। TIR क्यों हो गया, देखो ये डेंसर मीडियम था, ये रेयर में निकलने की कोशिश कर रही थी ऐसे, तो डेंसर से रेयर में निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 हो गया, और इसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है लगभग 42। अब 42 से इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ज्यादा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे TIR क्या हो जाता है, इजीली हो जाता है। ये TIR इजीली होने की वजह से देखो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ भेजेंगे तो वापिस ये यहाँ आ जाएगी। तो ये भी क्या था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो इसको ब्राइटनेस ऑफ डायमंड को नोट करिए।